आवाज आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, आवाज आ रही है, काइंडली कंफर्म करें। जी क्लियर आवाज आ रही है। अच्छा जी, प्रीवियस लेक्चर में हमने मनी मार्केट हेजिंग आखिरी टॉपिक जो था उसकी बेसिक स्टार्ट की थी। मनी मार्केट हेजिंग। अच्छा, तो मैंने आपसे ये कहा था कि मनी मार्केट हेजिंग जो है ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की रिप्लेसमेंट है। जिन ममालिक में ऑफिशियली फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल नहीं होता, हम उन कंट्रीज में बैंक लोन और बैंक डिपॉजिट्स के जरिए आर्टिफिशियली फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करते हैं। तो इसमें सबसे पहली बात जो हमने की थी वो ये थी कि मनी मार्केट किसे कहते हैं। तो एनी प्लेस, एनी फर्म, एनी मार्केट, एनी इंस्टीट्यूशन, और इवन इसमें बैंक भी आ जाता है, बैंक शामिल है, मनी मार्केट का एक इदारा है। एनी इंस्टीट्यूशन वेयर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स आर पॉसिबल। एक साल के लिए इन्वेस्टमेंट, सूदी इन्वेस्टमेंट, सूद कमाएंगे उस पे, या शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स आर पॉसिबल, आर मेड। कोई भी ऐसी प्लेस, कोई भी ऐसा इदारा, कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जहां पर शॉर्ट टर्म के लिए बोरिंग और इन्वेस्टमेंट की सहूलत मौजूद है, उसको हम कहते हैं मनी मार्केट। अब हमने मनी मार्केट हेजिंग पढ़ना था। तो मैंने आपको कहा था मनी मार्केट हेजिंग क्या होगी, कि हम आर्टिफिशियल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करेंगे। आर्टिफिशियल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करेंगे या फॉरवर्ड रेट क्रिएट करेंगे, बल्कि बेहतर है कॉन्ट्रैक्ट नहीं, आर्टिफिशियली फॉरवर्ड रेट लॉक करेंगे विद द हेल्प ऑफ। और उसके लिए मैंने कहा था आपको ये कंडीशन याद रखनी है कि फॉरेन करेंसी का डिपॉजिट लेंगे शॉर्ट टर्म बेसिस पर या इन्वेस्टमेंट्स, और इसको कपल करेंगे या इसके साथ अटैच करेंगे लोकल करेंसी का लोन। ये एक सेट है। या फॉरेन करेंसी का लोन लेंगे, पहला काम ये है, फॉरेन करेंसी का लोन लेंगे और उसको लोकल करेंसी की इन्वेस्टमेंट या डिपॉजिट्स के साथ कंबाइन करेंगे। तो ये दो सेट हैं, इन दोनों में से कोई एक सेट यूज करके हम मनी मार्केट हेजिंग करेंगे। तो यानी अगर आप फॉरेन करेंसी के डिपॉजिट एज वेल एज लोकल करेंसी के लोन को कंबाइन करके अपने रिस्क को मैनेज कर लें, तो आप आर्टिफिशियली फॉरवर्ड रेट पर आ जाएंगे। या हम फॉरेन करेंसी के लोन और लोकल करेंसी के डिपॉजिट के थ्रू मैनेजमेंट करें, तो भी आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में जो रेट लॉक होना था उस पे आ जाएंगे। तो इसका मैकेनिज्म हमने कल डिस्कस किया था। तो मनी मार्केट में हेज का मैकेनिज्म डिस्कस किया था।
फॉर इम्पोर्टर, हमने कहा था कि हमारी कंपनी दोनों में से किसी एक पोजीशन पे होगी, या इम्पोर्टर की पोजीशन पे या एक्सपोर्टर की पोजीशन पे। यानी आपको क्वेश्चन या इम्पोर्टर का आएगा, इम्पोर्टर वो होता है जो परचेज करता है अब्रॉड से और पेमेंट करनी है उसने, और एक्सपोर्टर होता है वो जो सेल करता है बाहर के ममालिक में। ठीक है जी, बताएं, इम्पोर्टर ने फॉरेन करेंसी की पेमेंट करनी होती है या रिसीट आनी होती है उसको? बताएं जी मैसेज करके। जो इम्पोर्टर होता है उसने फॉरेन करेंसी की पेमेंट करनी होती है या उसको फॉरेन करेंसी की रिसीट आनी होती है? तो इसने फॉरेन करेंसी की पेमेंट करनी होती है मुस्तकबिल में 3 माह बाद, 4 माह बाद, और ये उसका रिस्क मैनेज करना चाहता है। इसको अपने कस्टमर से फॉरेन करेंसी की रिसीट आनी होती है, और ये एक्सचेंज रेट की फ्लक्चुएशन को मैनेज करना चाहता है। तो इसने याद रखिएगा, इसने ये वाला सेट यूज करना है, ये जो पहला था, फॉरेन करेंसी का डिपॉजिट कपल्ड विद लोकल करेंसी लोन। और इसने फॉरेन करेंसी के लोन को कपल किससे करना है? लोकल करेंसी के डिपॉजिट से। हमने कैसे याद रखना है कि ये पहला आना फॉरेन करेंसी है, लेकिन ये कैसे याद रखना है कि डिपॉजिट से शुरू होना है कि लोन से? तो मैंने ये बताया था कि जिसने फॉरेन करेंसी की पेमेंट करनी है उसकी ये लायबिलिटी है। इस लायबिलिटी को मीट करने के लिए उसके पास एसेट अकाउंट होना चाहिए। जिसको फॉरेन करेंसी की फ्यूचर में रिसीट आनी हो वो रिसीट उसका एसेट होता है। इस एसेट वाली अमाउंट से आप सेटल करेंगे। तो लाइबिलिटी शुड बी मैच टू एसेट, और एसेट शुड बी मैच टू लाइबिलिटीज इन द फॉरेन करेंसी। यहां से बात शुरू होती है। पेमेंट इज द लाइबिलिटी, तो फॉरेन करेंसी की पेमेंट के लिए फॉरेन करेंसी का डिपॉजिट होना चाहिए, और फॉरेन करेंसी की रिसीट एक एसेट है, उसके लिए लाइबिलिटी या लोन होना चाहिए। तो इसके लिए ये सेट अप्लाई होगा जो मैंने बताया था, और दूसरी पार्टी के लिए जो एक्सपोर्टर है उसके लिए ये सेट अप्लाई होगा। तो हमने कल एक टेबल सा बनाया था समझने के लिए इंपोर्टर के लिए। तो हमने यहाँ पे कहा था आज की डेट, आज से 3 माह की डेट। फॉर एग्जांपल डॉलर की पेमेंट है तो यहाँ लिखेंगे डॉलर का डिपॉजिट और पाक रुपी का लोन। तो अगर आपने $50,000 की पेमेंट करनी हो तो वो $50,000 लाइबिलिटी है। तो मैंने कहा था $50,000 का यहाँ पे एसेट मौजूद होना चाहिए 3 माह बाद। लेकिन इस एसेट को आज क्रिएट किया जाएगा, तो इसकी पीवी निकालेंगे आप कि $50,000 अगर 3 माह बाद आपको चाहिए डिपॉजिट अकाउंट में, तो आज कितने डॉलर जमा कराएं कि वो सूद के पैसे शामिल होने के बाद $50,000 के बराबर चले जाएं। जी, पीवी लेंगे आप इसकी, $50,000 की पीवी कैलकुलेट करेंगे। और किस रेट पे? डॉलर के डिपॉजिट रेट पे।
आपको इंटरेस्ट रेट दिया होगा क्वेश्चन में, तो डॉलर के डिपॉजिट रेट पे इसकी पीवी निकालेंगे, तो मिसाल के तौर पर वो पीवी आती है 45,000। तो इसका मतलब है कि $50,000 3 माह बाद चाहिए। तो आज आप $45,000 जमा कराएंगे, जो कि इंटरेस्ट शामिल होने के बाद $50,000 खुद ही बनेंगे, खुद ही। आज आपको $45,000 जमा कराने हैं ताकि ये एक्यूमुलेट हो जाए $50,000 के बराबर, और आप उस $50,000 से अपनी ये लाइबिलिटी सेटल कर सके। ये जो $45,000 है, ये भी हमारी अपनी पॉकेट में नहीं पड़े होंगे। डॉलर इज द फॉरेन करेंसी। तो ये डॉलर हमें ओपन मार्केट से बाय करने पड़ेंगे स्पॉट रेट पे, और उसके लिए जो लोकल करेंसी है वो भी हमारी जेब में मौजूद नहीं होगी, हम लोन लेके बाय करेंगे। तो आज अगर स्पॉट रेट जो है $220 का पर डॉलर है, तो फिर आपको ये जो $45,000 बाय करने पड़ेंगे, इसके लिए आपको बैंक से लोन लेना पड़ेगा। लोन लेके ये बाय करेंगे, अपनी जेब से बाय नहीं करेंगे। मैंने कंडीशन बताई थी कि लोन, सारा काम लोन के पैसों से होगा। तो ये $45,000 बाय करने के लिए हम ये डॉलर बाय करेंगे, हम ये डॉलर बाय करेंगे। तो आज ये स्टेप नंबर 2 है, यानी करेंसी बाय करके कन्वर्ट करेंगे। ओपन मार्केट से 99 लाख का लोन लेके उससे 220 का डॉलर बाय करेंगे और बैंक में जमा करा देंगे। तो ये दूसरा स्टेप है कन्वर्जन के। $45,000 जमा कराने के लिए आज मुझे 99 लाख का लोन लेना पड़ेगा बैंक से, और 220 के रेट पे आज डॉलर खरीद लेंगे हम। इसके बाद मैंने कहा था हम क्या करेंगे, ये जो हमने लोन लिया हुआ था बैंक से, ये 3 माह बाद हमें ये लोन, जब हमने वो फॉरेन करेंसी की पेमेंट सप्लायर को करनी है, इधर से 3 माह बाद ये लोन भी वापस करना पड़ेगा। ये जो लोन लेके डॉलर आज बाय किए थे, 3 माह बाद ये लोन भी वापस करना पड़ेगा, और ये लोन विद इंटरेस्ट वापस करना पड़ेगा। तो इसमें इंटरेस्ट जब शामिल होगा तो ये रकम बढ़ जाएगी, इसको फ्यूचर वैल्यू कहते हैं, कैलकुलेट करना। तो पाक रुपी के बोरिंग रेट पे सूद पड़ेगा आपको, और वो सूद कॉस्ट है। तो ये जब आप पैसे वापस करेंगे तो शायद आपको 99,20,000 रुपए देने पड़े। ये हमारी पॉकेट से जाएगी। ये $50,000 पड़े नहीं रहेंगे, यहाँ से ये $50,000 फॉरेन सप्लायर को देंगे इसको, और उधर से ये 99,20,000 आप अपनी लोकल करेंसी में बैंक को दे देंगे। तो ये आपकी पॉकेट से कॉस्ट जाएगी। तो ये आपकी पॉकेट की कॉस्ट, ये आपका आंसर होगा। अगर इस आंसर से इफेक्टिव रेट निकालेंगे तो वो जवाब फॉरवर्ड रेट के बराबर आएगा। इस आंसर से अगर मैं इफेक्टिव रेट निकालूंगा तो वो जवाब फॉरवर्ड रेट के बराबर आएगा। ठीक है। तो 3 स्टेप्स होते हैं न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। पहला स्टेप प्रेजेंट वैल्यू, दूसरा स्टेप ये करेंसी जो बाय कर रहे थे, तीसरा स्टेप यो। ये 3 स्टेप्स हैं। प्रेजेंट वैल्यू, तो ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ ये बनेगा प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फॉरेन करेंसी की पेमेंट 3 माह बाद $50,000, 1 प्लस डॉलर का
पीरियोडिक 3 माह का डिपॉजिट रेट 3 माह का रेट साल का दिया होगा, आपने 3 माह का लेना है। अगर 3 माह का गैप है और पैसे क्योंकि एक ही दफा पीवी लेनी है तो -1। बार बार नहीं है, एक ही दफा पेमेंट है तो एक एक पीरियड पीछे ला रहे हैं। तो ये फॉर्मूला बनेगा। बल्कि यहाँ सॉरी मैंने डॉलर लिख दिया, वो गलत है, डॉलर नहीं, फॉरेन करेंसी का पीरियोडिक डिपॉजिट रेट। पीरियोडिक का क्या मतलब है? अगर ये पेमेंट 6 माह बाद करनी हो ना तो ये 6 माह का डिपॉजिट रेट कन्वर्ट कर लेंगे। तो इस फॉर्मूले के मुताबिक जब आप $50,000 को इधर पुट करेंगे, 1+ कोई भी रेट यहाँ पे पुट करेंगे, फॉर एग्जांपल 4% -1 करेंगे, तो ये जवाब ऐसे ही मैं अभी ज्यूम फिगर से कर रहा हूँ, तो ये जवाब 45,000 इस तरह आएगा। लेकिन ये फिगर ज्यूम गलत है वैसे ये, क्योंकि मैंने ये रेट सही नहीं लिया। एक्स लिख देता हूँ जो भी आता है। बेटा ये बात समझ आ गई है कि ये 50 से 45 तक पीवी पे जाना है। फ्यूचर वैल्यू के फॉर्मूले ओ पीवी के फॉर ये नहीं लिखना आपने पेपर में, आपने तो ये भी नहीं लिखना होता, लेकिन मैं लिखूंगा बार बार ताकि याद हो जाए आपको। उसके बाद ये जो जवाब आएगा इसके से बाय करनी है। तो कन्वर्जन अगर डायरेक्ट कोड सिस्टम है तो ये लोकल करेंसी में जवाब निकालने के लिए ये जो पीवी आई थी इसको मल्टीप्लाई करेंगे हाई स्पॉट रेट से, तो ये आपके 99 लाख आ जाएगा। और अगर इनडायरेक्ट कोड सिस्टम है तो लोकल करेंसी की ये जो 99 लाख की लोन की अमाउंट है, ये निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी पेमेंट डिवाइडेड बाय लो स्पॉट रेट। इनडायरेक्ट कोड सिस्टम में डिवाइड होता है और डायरेक्ट कोड सिस्टम में आपको पता है मल्टीप्लाई से कन्वर्जन होता है। तो ये जो मैंने किया था ना $45,000 को, वो मैंने डायरेक्ट कोड था, ये तो इनटू मल्टीप्लाई से किया था। हमें वैसे आएगा ही सवाल डायरेक्ट कोड का मोस्टली। तो अगर आपको तुक्का शुक्का लगाना पड़ जाए पेपर में, समझ ना आ रही हो, तो डायरेक्ट कोड का लगा लीजिएगा। कोई नहीं, नंबर कटेगा भी तो एक कटेगा, सारे नहीं कटेंगे। अब इससे $40,000 को जब मल्टीप्लाई किया 220 रुपए से, तो ये हमारे पास वो जो 99 लाख का लोन है वो निकल आएगा। ये यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद इसमें इंटरेस्ट पड़ना है बस। तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगाएंगे अब, ताकि जितनी इंटरेस्ट कॉस्ट पड़ रही है लोकल करेंसी की अमाउंट जितनी आज लोन के तौर पे ली है, ये 99 लाख, बल्कि इसको कहते हैं लोकल करेंसी का लोन, पीरियोडिक बोरिंग रेट रेस पर 1, एक पीरियड आगे जा रहे हैं।
एक पीरियड, बार बार नहीं जा रहे, एक दफा जा रहे हैं। तो ये जो 99 लाख होगा इंटू 1 प्लस, तो ये जवाब मेरा आ गया 99 लाख 20 हजार। तो आपने ये फॉर्मूला याद रखना है, ऊपर ये याद रखना है और वो करना है। अब जिस बच्चे को कोई मसला मसाइल है तो वो पूछ सकता है, कोई मसला हो। कल ये स्टेप्स मैंने नहीं लिखे थे, कल मैंने ये टेबल किया था, तो टेबल को देख के भी कई बच्चे सॉल्व कर लेते हैं। जी बेटा, किसी बच्चे को कोई मसला हो, आपने 3 स्टेप्स कौन से लिखने हैं असल में, ये टेबल में भी सोल्यूशन हो सकता है, बल्कि टेबल का सोल्यूशन कॉन्सेप्चुअली ज्यादा समझ आता है शुरू शुरू में। ये स्टेप लिख लेंगे तो वो तो रट्टा लगा लेते हैं बच्चे। ये जो टेबल में सोल्यूशन होता है ना, ये ज्यादा बेहतर होता है कि पीवी निकाल रहे हैं, पीवी का मतलब है 3 माह वाली फिगर से पीछे आज पे आ रहे हैं, आज ही कन्वर्ट हो रहा है, आज ही लोन ले रहे हैं, और लोन पे सूद पड़ रहा है। फ्यूचर वैल्यू का मतलब है सूद के साथ लोन वापस देना है। मैंने कहा था रिसीट का खुद बनाना है, रिसीट का मैकेनिज्म खुद बनाना है। तो किसी बच्चे ने रिसीट का मैकेनिज्म खुद बनाया हो, खुद किया है कोई बच्चा, हाथ खड़ा करें या बताएं, मैसेज करें। किसी बच्चे ने किया और रिसीट का मैकेनिज्म खुद ट्राई की हो। ये जैसे मैंने टेबल सा बनाया था, ऐसे आप में से किसी ने रिसीट का मैकेनिज्म बनाया हो। वो कह रहे एग्जाम्पल 11 और 12 सॉल्व की थी, अच्छा उसमें रिसीट ही थी। अच्छा वो ऑप्शन वाली थी, ठीक है। ठीक है ठीक। लेकिन ये भी कहा था ना कि आप बनाएं इसका, चले इसका रिसीट का मैकेनिज्म बनाए बिल्कुल ऐसे ही, सेम यही रकम लेके चाहे, लेकिन थिंकिंग थोड़ी फर्क होगी। करें, लिखें, शाबाश बनाएं। मैं किसी एक से पूछता हूँ, चलो अभी करो, शाबाश। ये टेबल इस तरह का बनाना है और नीचे ये स्टेप्स लिखने हैं। चलो शाबाश करो अभी। एक्सपोर्टर के लिए ये कैसे होगा? इस सारी स्टोरी का फायदा क्या है, मैं बार बार बता रहा हूँ। हालांकि ये वेस्टेज ऑफ द टाइम लग रहा है आपको, अजीब सा लग रहा है ये क्यों कर रहे हैं, तो ये बात ज़हन में रखें, जिन ममालिक में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल नहीं होता, वहां पर इस पूरे 3 स्टेप्स की मदद से आर्टिफिशियली हम फॉरवर्ड रेट पे पहुंचते हैं। तो ये जो 99 लाख 20 हजार आया है, इससे अगर आप इफेक्टिव रेट निकालें तो वो फॉरवर्ड रेट के बराबर आएगा। रिसीट के केस में मैकेनिज्म बनाएं जी, सोचें क्या होगा। गलत मल जो समझ आता है बनाएं। 5 मिनट है आपके पास।
जो बच्चा बना ले वो हाथ खड़ा कर सकता है, फिर मैं माइक ऑन करवा के पूछूंगा कैसे करना है। जल्दी करे, जल्दी, शाबाश, टाइम कम है। हमने वर्किंग कैपिटल का टॉपिक करना है आज असल में। हाँ जी, तो ये स्टेप्स इन्होंने बताए थे, मैंने लिख दिए हैं कि सबसे पहले लोन लेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे और फिर लोकल करेंसी में डिपॉजिट करवाएंगे। तो ये मैंने 3 स्टेप्स कॉपी कर दिए हैं। लोकल करेंसी, फॉरेन करेंसी के लोन की पीवी, कन्वर्जन और फ्यूल। हाँ जी, ये बताएं क्या लिखेंगे जनाब। सर लोकल करेंसी डिपॉजिट हाँ, पीवी की जगह आएगा लोकल करेंसी का डिपॉजिट इंटू 1 प्लस 1 प्लस लोकल करेंसी का पीरियोडिक 3 माह का, 4 माह का डिपॉजिट रेट। यस सर, और -1 नहीं नहीं, फ्यूचर वैल्यू में -1 नहीं होता। 1 सर, 1 है। 1 प्रेजेंट वैल्यू में -1 होगा, फ्यूचर वैल्यू में तो सिंपल 1 होगा, क्योंकि वो ये रेस ये है ना, ये आपका जवाब होगा। ले जी, ये सिर्फ उल्ट किया और कुछ नहीं किया। जो हमारा पेमेंट का मैकेनिज्म था उसको उल्टा छाप दिया हमने। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, स्टूडेंट ने करवाया, तो बस कॉपी पेस्ट किया मैंने। अब हमने क्वेश्चन करना है इसका एक। एग्जाम्पल 9 करनी है, ये बड़ी अच्छी है। एग्जाम्पल 9 ये इस चीज को प्रूफ भी करवा रही है कि आप मनी मार्केट से जो जवाब निकाल रहे हैं और जो फॉरवर्ड का जवाब निकाल रहे हैं वो दोनों सेम आएंगे। जी, है, अच्छा। हमारे नोट्स में एक एग्जाम्पल मुकम्मल नहीं है, तो एग्जाम्पल 9 2 दफा आई हुई है। अच्छा, चलो मैं आपको बता देता हूँ जरा, आप करेक्शन कर लें इस पे आने से पहले। ये एग्जाम्पल 8 है एक, इसके नीचे वाला डाटा जो है और अगली एग्जाम्पल का भी नीचे वाला डाटा सेम है। ये आई कैप की किताब की एग्जाम्पल है। इसमें रिक्वायरमेंट मिसिंग थी तो रिक्वायरमेंट लिख लें। ये एग्जाम्पल 9 है, अगले पेज पे उसमें भी यही डाटा है, रिक्वायरमेंट। ये आप डाटा लिख लें चाहे।
नोट्स में ये सफा नंबर कौन से पे है, मिसिंग है। जो मेरे पास आ रहा है ना नोट्स में पेज, वहां पे प्रिंटेड पेज नंबर 14 है। जो मेरे प्रिंट नीचे एक छोटा पेज नंबर भी होता है, वो क्या जरा बताइएगा। जो छोटा सा पेज नंबर लिखा होता है, वो जो मेरा नाम के साथ प्रिंटेड पेज नंबर आ रहा है वो 14 है। और वैसे वो 161 पेज पर है, या 160 पेज पर है ये। वो जो 9 एग्जाम्पल है वो मुकम्मल है, अगले पे 8 मुकम्मल नहीं है ये। तो उसमें ये रेट्स हैं, और उसकी रिक्वायरमेंट क्या होनी है। यूजिंग द मनी मार्केट हैज, कॉमा, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ पेमेंट। एक मिनट में देख लूँ, ये डाटा इसका यही है, एक मिनट दे मुझे जरा। हाँ ठीक है, समझ आ गई। मैं कह रहा हूँ सवाल समझ नहीं आ रहा। ये ऊपर वाला जो एग्जांपल एट है ना, ये काट देनी है आपने। ये एग्जांपल काट देनी है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो एग्जाम्पल 9 है ना, इसी का एग्जाम्पल 8 वर्जन क्रिएटेड था। हुआ ये खिचड़ी सी पक गई, मैं बता देता हूँ आपको। एग्जाम्पल 8 क्या होगी। ये ले जी, अब मैं इसमें करेक्शन करने लगा हूँ 9 में ही। यहाँ पर आप लिखेंगे एग्जाम्पल 8। 9 भी रहेगी, 9 खत्म नहीं होगी। यहाँ रिसीव की जगह लिखेंगे पेमेंट। 9 को ही कन्वर्ट करेंगे तो 8 बनेगी, बस। एग्जाम्पल 9 को ही कन्वर्ट करेंगे तो 8 बनेगी। यानी सेम एग्जाम्पल है। ये थोड़ी पता नहीं क्या किया मैंने। यानी सेम एग्जाम्पल है। डॉलर की 8 लाख अगर पेमेंट काउंट करें तो वो एग्जाम्पल 8 बन गई। और अगर हम डॉलर की 8 लाख डॉलर की सेम एग्जाम्पल में रिसीट काउंट करें 3 माह बाद, तो वो एग्जाम्पल 9 बन गई है। ठीक है। एग्जाम्पल 8 और एग्जाम्पल 9 ये इस तरह है। अब उम्मीद है आपको क्लियर होगा। हाँ, लेकिन वहां पे वो जो क्वेश्चन में एग्जाम्पल 8 लिखी हुई थी ना, उसमें अब पाकिस्तानी कंपनी लिखा हुआ है, वो गलत है। सवाल यूके कंपनी का है।
क्या समझे? यूके कंपनी का सवाल है ये। अब आपकी एग्जांपल 8 बन जाएगी और 9 बन जाएगी। चले हम इसको जरा जल्दी से कर लेते हैं। ये वाली एग्जांपल 8 को भी और 9 भी हो जाएगी। फिर वो आते हैं असल में जो मैं कराना चाह रहा हूँ। कहते हैं एक यूके कंपनी है, यूके कंपनी है तो पाउंड लोकल करेंसी होगी। अब मैं एग्जांपल 8 करवा रहा हूँ, उसका सोल्यूशन नहीं है। हाँ जी, यूके कंपनी है तो उसके लिए जो पाउंड है वो लोकल करेंसी है। तो वो कहते हैं एक यूके कंपनी ने $8 लाख की पेमेंट करनी है, तो डॉलर फॉरेन करेंसी है। इन 3 मंथ्स टाइम का मतलब होता है आफ्टर 3 मंथ्स। यूके कंपनी ने $8 लाख की पेमेंट 3 माह बाद करनी है और वो चाह रहे हैं कि मनी मार्केट हेज से की जाए। तो 3 माह के इंटरेस्ट रेट, ये 3 माह के इंटरेस्ट रेट लिखा भी हो तो ये होते पर एनम है। तो 3 मंथ लिखा हुआ है सिर्फ इसलिए ताकि आप इसमें 3 माह में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको आराम से। हर 3 माह बाद इंटरेस्ट पे होता है या रिसीव होता है, इसका ये मतलब होता है। लेकिन ये रेट आप पर एनम होते हैं, हमेशा याद रखने हैं। तो डॉलर का यानी फॉरेन करेंसी का जो डिपॉजिट रेट है वो 4.125% पर एनम है। इसको 3 माह में कन्वर्ट करना है। यहाँ ऊपर 3 माह लिखने का मतलब है कि इस रेट के मुताबिक जो ये पर एनम है, हर 3 3 माह बाद इदारा इंटरेस्ट लेगा या देगा। इसका ये मतलब है ऊपर 3 माह लिखने का। अगर ऊपर 6 माह लिखा आ जाए तो उसका ये मतलब नहीं है कि ये 6 माह का रेट है। रेट ये साल का ही है, लेकिन इस पे जो इंटरेस्ट मिलेगा या पे होगा वो हर 6 माह बाद होगा। तो डॉलर का डिपॉजिट रेट दिया है, बोरिंग रेट दिया है। ब्रिटिश पाउंड का यानी लोकल करेंसी का डिपॉजिट रेट दिया है, बोरिंग रेट दिया है, और स्पॉट रेट दिया हुआ है आज। ठीक है, स्पॉट एक्सचेंज रेट दिया हुआ है आज का। अब डॉलर पर पाउंड, डॉलर यहाँ पे फॉरेन करेंसी है, पाउंड यहाँ पे 1 यूनिट लोकल करेंसी का लिखा हुआ है। अब इसको पढ़ के मुझे बताएं ये डायरेक्ट कोड सिस्टम होगा या इनडायरेक्ट कोड सिस्टम होगा। फॉरेन करेंसी फर्स्ट पे है और लोकल करेंसी का 1 यूनिट बेस पे लिखा हुआ है। 1 यूनिट ऑफ लोकल करेंसी लिखा हुआ है। तो जब भी लोकल करेंसी का 1 यूनिट बेस पे आएगा तो ये इनडायरेक्ट कोड है, डिवाइड से कन्वर्ट होना है। और रेट भी उल्ट पे किए जाएंगे, उल्ट यानी पेमेंट के लिए लो रेट और रिसीट के लिए हाई रेट। तो ये सवाल इनडायरेक्ट कोड सिस्टम के तहत होना है कन्वर्ट। तो हमने क्योंकि सॉल्यूशन मनी मार्केट से करना है तो पहले सॉल्यूशन के स्टेप्स लिख लें। लिखे। डॉलर की पेमेंट है आफ्टर 3 मंथ्स। तो स्टेप 1 पीवी, स्टेप 2 कन्वर्जन इनटू लोकल करेंसी, स्टेप 3 फ्यूचर वैल्यू। डॉलर की पेमेंट हाँ जी मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस डॉलर का डिपॉजिट रेट 3 मंथ्स -1। ये इसके बदले बना हुआ है फॉर्मूला। अच्छा जी, उसके बाद स्टेप नंबर 2 कन्वर्जन इनटू लोकल करेंसी।
तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डॉलर पेमेंट डिवाइडेड बाय लो स्पॉट रेट इनडायरेक्ट कोट में। तीसरा स्टेप है फ्यूचर वैल्यू। लोकल करेंसी का लोन बल्कि लोकल करेंसी का लोन, क्या नाम है लोकल करेंसी का? यूके कंपनी है। पाउंड का लोन इनटू 1 प्लस पाउंड का बोरिंग रेट और 3 मंथ्स रेस पर 1। जी जनाब, ये स्टेप्स हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोड का इस्तेमाल इधर होना है सिर्फ। तो मैं फिगर्स प्लग इन कर सकता हूँ अब इसमें। स्टेप्स छाप लिए मैंने, अब इसमें फिगर्स लिखनी है। $8 लाख की पेमेंट है जिसकी हमने पीवी निकालनी है। तो डॉलर का जो डिपॉजिट रेट था वो ये पर एनम था 4.125%। परसेंटेज ओपन करके जो भी आएगा, तो 3 माह का रेट निकालना है आपने, 3 माह का। अब ये पहले ब्रैकेट अंदर वाली सॉल्व करें, फिर +1 करें रेस पर -1। तो मुझे बताएं पीवी कितनी आती है। हाँ जी बताएं क्या आता है आंसर। 791,834। यानी अगर मैं टेबल वाले तरीके से कर रहा होता, वैसे टेबल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए होता है। तो 3 माह बाद मैंने जो $8 लाख पे करना था वो लाइबिलिटी थी। उसके लिए मुझे $8 लाख का एसेट चाहिए। तो आज इतने डॉलर बैंक में जमा कराएंगे। लेकिन ये डॉलर आपकी जेब में नहीं पड़े होंगे, आपको ओपन मार्केट से बाय करने पड़ेंगे स्पॉट रेट पे। और उसके लिए आपको लोकल करेंसी में लोन भी चाहिए होगा। तो आज आप इसको जब बाय करने जाएंगे तो इनडायरेक्ट कोड सिस्टम में लो स्पॉट रेट पे बाय करेंगे ये 1.777 तो आंसर लोकल करेंसी में आएगा और ये लोकल करेंसी का लोन होगा। ये मेरे पास आंसर आ रहा है 445,328 पाउंड्स। जी, हम इतना लोन लेके डॉलर मार्केट से बाय करेंगे और बैंक में जमा करा देंगे।
तो ये लोन है 445328 का, ये लोन है जो हमें लेना पड़ेगा। क्या कहते हैं? ये गलत है? हाँ गलत है, सॉरी, मैंने 8 समथिंग कुछ लिखा है गलत। तो 445602 ये सही है। डबल 45602, यानी हुआ ये कि $8 लाख का डिपॉजिट चाहिए था, वो हमने आज इतने डॉलर जमा कराने हैं। ये डॉलर जमा कराने के लिए हमें इतने पाउंड का लोन लेना है, लोन लेके डॉलर बाय करके जमा कराएंगे। तो असल में लोन लेंगे और ओपन मार्केट से डॉलर लेके जमा करा देंगे बैंक में, फिर वो खुद ही बढ़ते रहेंगे। और 3 माह बाद हम $8 लाख निकलवा कर अपने उस अकाउंट से एक सप्लायर को दे देंगे। इधर से ये जो पाउंड है ये वापस करने विद इंटरेस्ट। तो ये जो आपने लोन लिया था इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट कॉस्ट के साथ वापस करना है। तो 445602 का लोन है, इस पे इंटरेस्ट कॉस्ट जब पड़ेगी, पाउंड का बोरिंग रेट क्या दिया हुआ है, ब्रिटिश पाउंड का बोरिंग रेट ये पर एनम है 6.625। ये पर एनम है ना, अभी बताया हो पर एनम है, इसको 3 माह में कन्वर्ट करें, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ये मेरी कॉस्ट होगी जो हमारी कंपनी की पॉकेट से जाएगी। 452564 वो ये कहते हैं। मेरे पास तो कुछ और आ रहा है, 452531। चेक करे बच्चों, 452531 आ रहा है। ठीक है, 452564। अब ये सोल्यूशन एग्जाम्पल 8 का है, लेकिन कॉपी ये एग्जाम्पल 9 के नीचे हुआ है। तो ठीक है, बस फिर आप एग्जाम्पल वहां में नंबरिंग चेंज कर लें, एग्जाम्पल 9 के ऊपर 8 लिख लें और पीछे फिर 8 वो कर लीजिएगा जो भी। तो ये मेरा ख्याल है जो मैंने सोल्यूशन नोट्स में कॉपी किया है, सोल्यूशन यही वाला किया हुआ है, 452564। पता नहीं क्या हुआ है जी, उसमें एक मिस्टेक है। अच्छा, अब हमने करना है ये वाला क्वेश्चन। कौन सा? जो मैं असल में करवाना चाह रहा था, जो असल में ये 9 है। ये क्वेश्चन, ये अच्छा, रवीन के लिए भी बड़ा अच्छा सवाल है। हाँ, ये करके हम आपको ब्रेक दे देंगे, 15 मिनट बाद आएंगे और फिर वर्किंग कैपिटल शुरू करेंगे। आज डबल क्लास है जी। क्वेश्चन में वो कहता है, आप असर की नमाज पढ़ ले को पानी शानी पी ले। क्वेश्चन में वो कहता है, आ यूके कंपनी, जी यूके कंपनी है,
एक्सपेक्ट टू रिसीव $6 लाख, तो $6 लाख की रिसीट है इन 6 मंथ्स टाइम। तो मतलब होता है आफ्टर 6 मंथ्स। 6 माह बाद डॉलर की रिसीट है, तो इस क्वेश्चन में डॉलर फॉरेन करेंसी है और पाउंड जो है वो लोकल करेंसी है। 6 लाख डॉलर की रिसीट आएगी और कंपनी चाहती है कि ये डॉलर को स्टर्लिंग में, यानी पाउंड का पूरा नाम होता है पाउंड स्टर्लिंग, उसमें कन्वर्ट किया जाए। ठीक है, करंट स्पॉट रेट ये दिया हुआ है डॉलर पर पाउंड का। अब मुझे ये बताओ इसको देख के कि ये डायरेक्ट कोड सिस्टम है या इनडायरेक्ट कोड सिस्टम है इस कंट्री में। ये डॉलर इसमें फॉरेन करेंसी है और नीचे जो पाउंड है वो 1 यूनिट ऑफ लोकल करेंसी रखा हुआ है। तो मेरा ख्याल है जब भी नीचे 1 यूनिट ऑफ लोकल करेंसी होगा तो ये इनडायरेक्ट कोट है, डिवाइड से कन्वर्ट होगा। 6 मंथ्स इंटरेस्ट रेट है 5% पर ईयर फॉर पाउंड स्टर्लिंग। पाउंड के लिए जो है लोकल करेंसी के लिए इंटरेस्ट रेट 5% है। 6 मंथ का मतलब है ये है तो रेट पर एनम, लेकिन हर 6 माह बाद इंटरेस्ट पे होगा, ये रिसीव होगा। और डॉलर का इंटरेस्ट रेट है 3.5%। आपसे कहता है कैसे कंपनी मनी मार्केट हेज क्रिएट कर सकती है बताएं और एक्सचेंज रेट एस्टिमेट करें जो कि 6 माह बाद फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में होगा। हाँ जी, एक्सचेंज रेट आपने एस्टिमेट करना है जो कि 6 माह बाद फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में होगा डॉलर पर पाउंड का। तो पहला पार्ट तो मनी मार्केट हेज से सॉल्व करना है अपने सॉल्यूशन। 6 लाख डॉलर की रिसीट है जिसको हमने मनी मार्केट से हैज करना है, लिखा हुआ है मनी मार्केट हैज। हाँ जी, कितने स्टेप्स होते हैं मनी मार्केट में? कितने स्टेप्स होते हैं? 3 स्टेप्स होते हैं। सिर्फ उमर साहब का जवाब आता है, बाकी लोगों ने मेहंदी लगी हुई है हाथों पे। या उमर का एक बच्चे का जवाब आता है, बाकी लोगों ने मेहंदी लगाई हुई है। जवाब दें बेटा। हाँ जी, तो 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है पीवी। अब ये रिसीट का सवाल है। कन्वर्जन इनटू लोकल करेंसी। और तीसरा स्टेप है फ्यूचर वैल्यू। पीवी, कन्वर्जन और फ्यूचर वैल्यू। पीवी, कन्वर्जन और फ्यूचर वैल्यू। क्योंकि ये रिसीट का सवाल है तो इसमें डॉलर की जो रिसीट है इसमें जो डॉलर की रिसीट है 6 माह बाद वो फ्यूचर वैल्यू है। डॉलर का बोरिंग रेट इस्तेमाल होगा फॉर 6 मंथ्स।
-1। जी जी इब्राहिम, फेल भी हो सकते हैं। आपके सवाल का ये जवाब है, फेल भी हो सकते हैं। बाद में जो करना है वो अभी कर ले, बेहतर है। आखिरी दिन है और आखिरी दिन पे आके आप ऐसी बातें कर रहे हैं तो फिटा ही मुंह है आपका इस सवाल पे। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट, आप जन्नती हैं। अजान हो रही है साथ साथ, मेरी दुआ है। इनडायरेक्ट कोट है तो डिवाइड होगा। जी अजान हो रही है, मैं इसीलिए खामोशी से लिख रहा हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये स्टेप्स हैं, इसमें फिगर प्लग इन करें आप खुद, चलो करें। जी बेटा, किसी ने कर लिया हो तो मैंने आपको कहा था इसमें फिगर्स प्लग इन करें, तो आ जाए जनाब। प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। डॉलर की रिसीट है 6 लाख। इससे ज्यादा रट्टा किसी भी चैप्टर में नहीं है। 6 लाख इंटू 1 प्लस डॉलर का बोरिंग रेट। अब ये डॉलर का जो रेट दिया हुआ था वो था 3.5% पर ईयर। तो हमें तो 6 माह का चाहिए। क्या आंसर आता है? आंसर क्या आता है? जी मेरा ख्याल है 520। जी जनाब, क्या था आंसर? 589,681। 589,681। जी बेटा, इसके बाद जो ये आता है 589,681, इसको डिवाइड करना है हाई स्पॉट रेट पे। इधर तो ये एक ही दिया हुआ है, यही लो है यही हाई है, इस पे कर दे आज के स्पॉट रेट पे। एक हो तो वही लो है वही हाई है। 313,660। 313,660।
313660 313660। अच्छा जी, उसके बाद 313 डॉलर का डिपॉजिट रेट 3.5% है। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, पाउंड का रेट 5% है, सॉरी। मैं डॉलर वाला लिखी जा रहा हूँ, पाउंड का 5% पर एनम है। हल्की सी भी लापरवाही हमें महंगी पड़ सकती है। थ्री टू वन 502 321502। ये रिसीट आएगी हमारी इन टर्म्स ऑफ लोकल करेंसी। तो ये ए पार्ट का आंसर है। जी बेटा, ये पार्ट ए मुकम्मल हो गया है। अब पार्ट बी में उसने पूछा है कि बताएं जी, क्या एक्सचेंज रेट होगा फॉरवर्ड रेट के लिए। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या एक्सचेंज रेट होगा, तो एक्चुअली वो फॉरवर्ड रेट मालूम करवाना चाह रहा है। तो फॉरवर्ड रेट निकालने के लिए जो असल तरीका हमारे पास होता है वो होता है इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी का फॉर्मूला। तो अगर आप फॉरवर्ड रेट का फॉर्मूला लगाएं डॉलर पर पाउंड का, तो वो होगा स्पॉट रेट मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस डॉलर का रेट, इंटरेस्ट रेट, डॉलर का इंटरेस्ट रेट डॉलर का क्यों रखा है, क्योंकि डॉलर इधर ऊपर है। डॉलर का इंटरेस्ट रेट फॉर 6 मंथ्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस पाउंड का इंटरेस्ट रेट फॉर 6 मंथ्स। ये इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी का फॉर्मूला था जिससे हम फॉरवर्ड रेट को एस्टिमेट कर सकते हैं। तो स्पॉट रेट था 1.8800 पर पाउंड। डॉलर का जो रेट था वो था 3.5% पर एनम। तो 6 माह का निकाल लें। तो ये मुझे आंसर बताओ कि 6 माह बाद का फॉरवर्ड रेट क्या आता है। 6 माह बाद का फॉरवर्ड रेट क्या आता है। ऊपर आता है ये 1.175 025 मेरा ख्याल है।
जी क्या आता है? मेरे पास तो कुछ और जवाब आ रहा है। ये मैंने गलत तो नहीं लिख दिया कहीं? ठहर जाओ। हाँ ये गलत लिखा ना मैंने। 1.0175 है। मैंने 1.175 लिखा है। मैं कह रहा हूँ मेरे पास जवाब कुछ और आ रहा है, बच्चे कुछ और बता रहे हैं। 1.0175। तो ये आता है 1.8662 पर पाउंड। ये 6 माह बाद का फॉरवर्ड रेट है। यानी आज अगर फॉरवर्ड रेट लॉक किया जाए तो ये असल तरीका फॉरवर्ड रेट निकालने का ये है। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि मनी मार्केट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए भी हम आर्टिफिशियली जिस जवाब पे पहुंचते हैं ना, जिस जवाब से, उस जवाब की मदद से भी अगर आप रेट निकालें तो फॉरवर्ड रेट उतना ही आना चाहिए। तो जरा क्रॉस चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा जो जवाब आया था उससे अगर एक्सचेंज रेट निकाला जाए तो क्या वो फॉरवर्ड रेट के बराबर आता है। डॉलर ऊपर रखने और पाउंड नीचे रखने हैं, तो जवाब हमारा पाउंड में था। और कितने डॉलर थे ये? 6 लाख डॉलर की रिसीट थी। मनी मार्केट हेड से डॉलर की रिसीट को जब कन्वर्ट किया तो वो 3,21,502 पाउंड आने हैं। तो इसका जरा रेट निकालें, क्या आता है? वही आंसर आ रहा है। ये मैं क्या प्रूव करना चाह रहा हूँ? ये प्रूव करना चाह रहा हूँ कि असल में अगर इस कंट्री में रेडीमेड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल हो तो आप आज बैठ के ये रेट लॉक कर सकते हैं। और अगर इस कंट्री में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल ना हो तो मनी मार्केट के जरिए ये आर्टिफिशियली, ये जो रिसीट आई है, अगर इससे क्रिएट किया जाए तो सॉरी, मनी मार्केट से आर्टिफिशियल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है। और ये लॉक रेट उतना ही आता है जितना कि असल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से आना था। ठीक है। आर्टिफिशियल क्रिएशन है ये। क्या कहते हैं? यानी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट असल वाला होता तो इस रेट पे होना था, लेकिन मनी मार्केट हेजिंग से वी कैन इजीली क्रिएट एन आर्टिफिशियल फॉरवर्ड रेट या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। और वो जो 3 स्टेप्स का जवाब आ रहा है वो उतनी रिसीट निकाल रहा है जितनी के फॉरवर्ड रेट से आनी थी, या लॉक रेट उतना ही आ रहा है जितना के फॉरवर्ड रेट से लॉक होना था। तो ये जवाब कहाँ से आया है? ये मैंने मनी मार्केट का जो आंसर था ना पाउंड में, वो नीचे रखा है। ऊपर सवाल में जितने डॉलर की रिसीट थी रख के निकाला तो वही रेट आ गया। तो मैंने बात ही यहाँ से शुरू की थी कि जिन ममालिक में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मौजूद ना हो
वहां पे फॉरेन करेंसी का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल ना हो तो मनी मार्केट हैजिंग के जरिए आप आर्टिफिशियली फॉरवर्ड रेट के बराबर पहुंच जाते हैं। यानी इन स्टेप्स का फायदा ये है तीनों का कि वी आर क्रिएटिंग एन आर्टिफिशियल फॉरवर्ड रेट या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप इन तीनों स्टेप में कोई भी रेट आगे पीछे करेंगे तो फिर ये जवाब टैली नहीं करेगा, जिससे कि आपका आर्टिफिशियल जो रेट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट था वो वेस्ट हो जाएगा। मतलब आप फिर उसकी मैकेनिज्म को हिला रहे हैं। अच्छा, अब आपने क्या करना है जी, अब आपने क्या करना है, आपने करेंसी वाला जो टॉपिक है, करेंसी वाला जो टॉपिक है, करेंसी वाला मतलब अब आपने आज एक शीट बनानी है और मुझे कल सुबह आ जानी चाहिए 10 11 12 बजे तक। अभी मैं ब्रेक ले रहा हूँ। आपने एक शीट प्रिंटर की बनानी है जिसके ऊपर आपने लिखना है कमोडिटी का रिस्क, दूसरा लिखना है आपने करेंसी का रिस्क, तीसरा आपने लिखना है इंटरेस्ट रेट का रिस्क। अच्छा जी, इधर फॉर बायर, फॉर सेलर, इंपोर्टर, एक्सपोर्टर, बायर या इन्वेस्टर जिसे कहते हैं, और लोन बोरोवर, सेलर। ये हेडिंग देनी है। इधर आपने लिखना है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और उसके स्टेप वाइज फॉर्मूले लिखने हैं सब में। फिर आपने इधर लिखना है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, सबके स्टेप वाइज फॉर्मूले लिखने हैं। फिर आपने यहाँ पर ऑप्शंस लिखना है, ये नहीं है, नॉट एप्लीकेबल है नहीं सिलेबस में। सबके फॉर्मूले लिखने हैं जो नोट्स में लिखे हुए मैंने। और आखिर में आपने लिखना है मनी मार्केट, इधर भी नॉट एप्लीकेबल है, यहाँ पे सिर्फ करेंसी में, इंटरेस्ट रेट में भी नॉट एप्लीकेबल है। तो ये शीट आपने बनानी है प्रिंटर के सफ़े पे। ये शीट मुझे सब बच्चे ने हाथ से लिख के, और ये 4 से 5 सफ़े नहीं होने चाहिए। ये प्रिंटर का एक ही सफ़ा हो, फ्रंट बैक हो सकता है। मतलब एक सफ़े पे ये दो लिख लें, फॉरवर्ड और फ्यूचर्स, और अगले सफ़े पे ये दो लिख लें। लेकिन कमोडिटी रिस्क और करेंसी दोनों साथ साथ लिखने हैं क्योंकि इनका मैकेनिज्म 90% सेम होता है। इंटरेस्ट रेट का थोड़ा सा हटके है, बाकी सबका सेम है। चलो शाबाश, ये आपने मुझे कल भेजना है लिख के नीट सुबह। अभी 15 मिनट की ब्रेक ले रहे हैं, फिर आते हैं वर्किंग कैपिटल पे। ओके जी, अल्लाह हाफिज। 5 बजे ऑफ कर देंगे।